नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है हमारे टॉप 100 पॉलिटी एमसीक्यूज का, जो कि आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक और करंट क्वेश्चंस होंगे। सेकंड पार्ट मैं आज लेकर आई हूँ। कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्ट आपको मैं कल प्रोवाइड कर दूं, और इफ नॉट 175 क्वेश्चंस में मिनिमम कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंच जाए 27 मई मॉर्निंग तक। ये मेरा टारगेट रहेगा, और ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे, वो टॉपिक्स होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर हम, क्विकली क्वेश्चंस को करेंगे। आप वीडियो पॉज करके आंसर कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक आप सब पढ़ चुके हैं। इट इज जस्ट अ क्विक रिविजन जो हम कर रहे हैं। अगर कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो मिस हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें आप पॉज करके वीडियो को एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्विकली मैं आपको बता दूं कि हर 3 में से एक सिलेक्शन इस बार अनअकैडमी का हुआ है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। ये आप सब लर्नर्स की वजह से हुआ है। दीज आर द टॉप रैंकर्स, यू कैन सी हियर। अगर आप भी इस लिस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए अग्निपथ बैच, जो कि शुरू हो रहा है 1 जून से। इस बैच को एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट एंड ऑल दी फैसिलिटीज। यहाँ पर आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं इस कोर्स में दोस्तों। क्लास की पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ में। अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, आप उससे हमें रीच आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्विकली आई विल रीड द क्वेश्चंस, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, आंसर देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल टाइम खराब यहाँ नहीं करेंगे। 15 से 20 मिनट में अगेन विल स्टार्ट ट्राई एंड डू 20 ऑड क्वेश्चंस। चलिए, consider the following statements. The Constitution confers the cultural and educational rights only to the citizens of India and denies the same to aliens. In India, only citizen by birth is eligible for the office of president. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ हमको बताना है। तो क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट लिखा हुआ है कि करेक्ट लिखा हुआ है। पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़ना है आपको एग्जाम में। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत बताना है यहाँ पे। 1 2 बोथ नीदर। तो आंसर इज बी। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हमारा संविधान है वो कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस केवल एक्सक्लूसिव टू द दे आर एक्सक्लूसिव टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए रन करता है तो उसको सिटीजन बाय बर्थ होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी भारत में बोथ सिटीजन बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन दोनों ही एलिजिबल है फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जबकि यूएसए की अगर हम बात करें तो केवल सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर office of president. The idea of Constituent Assembly for India was first put forward by Jawaharlal Nehru. The Constituent Assembly was constituted in 1943 after the approval of Cripps proposal. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों में से बताना है। 1 2 बोथ नीदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़िए एंड गिव द आंसर। आंसर इज डी। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहला जो आइडिया था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज पुट फॉरवर्ड इन 1934 बाय एम.एन. रॉय। बी.एन. राव से कंफ्यूज नहीं होना है। बी.एन. राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। एम.एन. रॉय वाज अ कम्युनिस्ट लीडर जिन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था इस आइडिया को ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आई थी वो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के बाद आई थी। क्रिप्स प्रपोजल फेल हो गया था, ठीक है। Consider the following statements regarding fundamental rights. They are not absolute but qualified. They are permanent in nature. They are justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है हमको बताना है। पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए एंड देन आंसर। आंसर इज सी। 1 and 3 आर करेक्ट। ये सही है, ये सही है। दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर, परमानेंट नहीं होती हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड होती है। सैक्रोसेंट या परमानेंट भी नहीं है। पार्लियामेंट कर्टेल कर सकती है, रिपील कर सकती है उनको, लेकिन केवल कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, किसी ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स दैट हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन आर Article 13, power of judicial review. Article 15, prohibition of discrimination on certain grounds. Article 28, freedom of religion. Article 30, certain educational rights of minorities. कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ये बताना है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, आंसर इज डी। चारों ही राइट्स जो है वो एजुकेशन से संबंधित है। आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कि लॉज जो भी इनकंसिस्टेंट है, डेरोगेशन में फंडामेंटल राइट्स के, उनको कोर्ट कट डाउन कर सकता है, ऐसे लॉ को जो इन्फ्रिंज करती है। राइट टू एजुकेशन भी इसमें आ जाएगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसको बना करता है, जिसमें एजुकेशन भी इंक्लूसिव हो जाएगी। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज पर टेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।
आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो चारों ही जो आर्टिकल्स हैं एजुकेशन का यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज द जुडिशियल कन्वेंशन, फंडामेंटल राइट, प्रोविजन अंडर सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अदर देन पार्ट 3। बहुत सिंपल है, इट्स बी, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2। Consider the following statements. The state is empowered to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes. The term untouchability has been defined in the Constitution under Article 17. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, both, neither. अगेन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर करना है। सो आंसर इज ए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेट एम्पावर्ड है कि वो किसी भी जो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अनटचेबिलिटी कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में ना फंस जाते हैं जहां पे डिफाइन किया गया है, सब कहा गया है, जैसे बजट कहीं पर भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको अटकना नहीं है। Consider the following statement regarding the role and functions of Speaker of Lok Sabha. Speaker is the quasi-judicial body, ultimate interpreter and arbitrator of those provisions which relate to the functioning of House, Lok Sabha, sole representative of the House in the international arena. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर हमको बताना है? तो आंसर इज डी, सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है क्योंकि वो 10th शेड्यूल के अंदर ही हैज गॉट द पावर टू डिस्क्वालीफाई। ठीक है, उसके अलावा फैसिलिटेट करते हैं सारे प्रोविजंस में, वो अल्टीमेट इंटरप्रेटर होते हैं जो हाउस की फंक्शनिंग के लिए जरूरत है, और वो सोल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कलेक्टिव वॉइस की हाउस के इन द इंटरनेशनल एरिना। Consider the following statement regarding anti-defection law. The 10th schedule was inserted in the Constitution 42nd Amendment Act in the Constitution by the 42nd Amendment Act 1976. A legislator defying the party whip on any issue can lose his membership of the House. The law applies to both Parliament and state assemblies. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। आंसर इज सी, 2 and 3। पहला है 1985 में 52nd अमेंडमेंट, 42nd से नहीं। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Consider the following statements. That India is a welfare state is a part of basic structure of the Constitution. The powers of Supreme Court under Article 32 have never been scrutinized or clarified as basic structure of the Constitution. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, both, neither. So the answer to this question is A. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बहुत सारे जजमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, कंपोनेंट्स जो वो ऐड किए गए हैं, इसमें वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस भी इंक्लूडेड है। राम जेठमलानी केस 2011 में ये कहा था पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 केम अंडर स्क्रूटनी इस केस के द्वारा। तब कोर्ट ने कहा था कि पावर जो रिव्यू करने की है कैन बी एक्सरसाइज्ड इन अ पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 136 और 32 or under any other provisions of the Constitution if court satisfies that its directions have resulted in a deprivation of fundamental rights. So basically, second statement is not correct here. The governor exercises his constitutional discretion in which of the following cases? संवैधानिक विवेक कौन से केसेस में इस्तेमाल करते हैं गवर्नर? Recommendations for the imposition of precedence rule in the state, exercising his functions as the administrator of an adjoining union territory, seeking information from the chief minister with regard to legislative matters of the state. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? आंसर इज डी, सारे ही केसेस में। मतलब इसके अलावा कौन कौन से केसेस हैं? जैसे रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन। यहां मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है उसका जो स्कोप है वो वाइडर है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर है वो काफी सीमित है, गवर्नर के पास थोड़ी ज्यादा पावर्स हैं व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिशनरी पावर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सब चीजों में ही हैज गॉट द डिस्क्रिशनरी पावर्स। इफ समवन बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो? अगर कोई व्यक्ति बिना पार्लियामेंट के मेंबर बने प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो क्या होगा? He must get elected to either house of within a period of 12 months from becoming prime minister. He can be nominated by the president to Rajya Sabha within 6 months from becoming a prime minister. He must obtain a special approval from the speaker of the house to continue in the office. None of the above. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में सेकंड स्टेटमेंट होल्ड्स करेक्ट। उनको 6 महीने के अंदर अंदर ही हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ईदर थ्रू बाय इलेक्शंस और थ्रू नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। ठीक है,
तभी वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं। दिस अप्लाइज टू प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज ऑल द मिनिस्टर्स। मतलब अगर कोई नॉन मेंबर मिनिस्टर भी बनता है तो विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उनको मेंबरशिप ग्रहण करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, अदरवाइज उनके जो पोजिशन है, जो पोस्ट है, वो चली जाएगी। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव. Executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. The executive is often involved in framing policies. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, both, neither. एग्जीक्यूटिव के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों स्ट्रेट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। अगर आपको इसमें डाउट्स एंड कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है फिलहाल, हमें क्विकली पढ़ना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सस्पेंड अ मीटिंग ऑफ द लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ कोरम? अगर कोरम नहीं है तो कौन इनमें से जो मीटिंग है लोकसभा की उसको सस्पेंड कर सकता है? सिंपल क्वेश्चन, मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। लीडर ऑफ द हाउस, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ये पावर होती है कि वो कोरम अगर नहीं है तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग को, और कोरम एज ऑफ नाउ इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, total strength of the house. The administrator of union territory with a state legislature can promulgate ordinances during the recess of legislature under which of the following circumstances? Now this becomes very very important in light of what has happened in Delhi. ठीक है, तो ऑर्डिनेंस आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, तो प्लीज इन सबको ध्यान रखिए। ये मतलब करंट का क्वेश्चन भी बन गया आपके, स्टैटिक के साथ करंट का क्वेश्चन भी है। ये जरूरी नहीं है वो दिल्ली से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो ये भी पूछ सकते हैं। So when the legislature has been suspended, कब कर सकते हैं? And when the legislature has been dissolved. करेक्ट आंसर बताइए। 1, 2, both, neither. आंसर इज डी। यहां पर नन, दोनों ही कंडीशन यहां पर नहीं होंगी। 229 बी, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, जब रिसेस है। ठीक है, प्लीज इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Provision of joint sitting of both the houses of parliament is applicable to constitutional amendment bills, money bills, financial bills. कौन सा सही है यहाँ पर? अब इसमें हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो बताइए इनमें से कौन से कंडीशन में जॉइंट सिटिंग एप्लीकेबल होगी? So the answer to this question is B, only third. मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दोनों ही केस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। केवल ऑर्डिनरी बिल, और ऑर्डिनरी बिल में फाइनेंशियल बिल अगर ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में है तभी जॉइंट सिटिंग यहाँ पर हो सकती है, और इसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और इसको बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं जब डेडलॉक आ जाते हैं। Which of the following affects the bill or any other business pending before Lok Sabha other than pending notices? Prorogation of the session, adjournment of sitting of the house. Consider select the correct answer. 1, 2, both, neither. बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। डी, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं होगा यहां पर। Adjournment only terminates a sitting and not a session of the house. Prorogation not only terminates a sitting but also session of the house. ठीक है, जो भी pending notices होते हैं other than the introducing of bill, they lapse on prorogation but fresh notices have to be given for the next session. Now under Article 323B of the Constitution, the Parliament and state legislature can establish tribunals in which of the following matters? 323B, industrial labor, इलेक्शन ऑफ टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पब्लिक सर्विस मैटर, टैक्सेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रिब्यूनल कैसे स्टेट पार्लियामेंट लेजिस्लेचर स्टैब्लिश कर सकते हैं? ट्रिब्यूनल किस मैटर्स में? 323B में। आंसर इज बी, यानी कि 1, 2 और 4 के लिए। पब्लिक सर्विस मैटर के लिए ऑलरेडी 323A में प्रावधान दिए गए हैं, और द सिविल सर्विसेज ऑलरेडी ट्रिब्यूनल है। So these were the questions for today guys. I'll try and give you questions tomorrow in the morning also. मैं पूरी कोशिश करूंगी, और कल शाम को भी अगर हो पाया तो मैं कल शाम को भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी दोस्तों, so that हमारे कम से कम 75 क्वेश्चंस हो जाएं। अच्छा, लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी आने वाली हैं, इसके सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये आपको मिलेगा 27 तारीख को शाम को 6:30 बजे, सॉरी 26 तारीख को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इसको लेकर। फर्स्ट रिएक्शन हमारा आने वाला है 28 मई, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह 12:30 बजे दोपहर को। ये भी आप जरूर देखिएगा, हमारी पूरी टीम फर्स्ट रिएक्शन देगी, ट्रेंड एनालिसिस और जो भी
कट ऑफ, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। डिटेल एनालिसिस ऑफ पेपर 1 आपको मिलने वाला है शाम को 6:30 बजे, 28 तारीख को ही, 28 मई को। तो ये सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डिटेल्स गिवन है, साथ में सेशन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उनको लाइक करके उसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिससे आप एनरोल कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस की। दिस इज अवर टीम पाथफाइंडर। पाथफाइंडर बोध हिंदी बैच से आप जुड़ सकते हैं। 15 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है टू अवेल द बेनिफिट्स एट दिस स्पेशल प्राइज हियर। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों हमारे साथ। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन डिटेल्स मिल जाएं। साथ में हमें रीच आउट करने के लिए आपको एक फॉर्म जो दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिलअप कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.